फिर नेक्स्ट टॉपिक है किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। किसी निकाय की वैद्युत निकाय कहलाता है जिसके सिरे पर दो या दो से अधिक आवेश रखे हों, कई तरह के किसी भी मात्रा के रखे हों, ऐसे को हम निकाय कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष पर कई आवेश रखे हैं, त्रिभुज एक निकाय है। चतुर्भुज भी हो सकता है, चतुर्भुज के शीर्ष पर कई आवेश रखे हों तो चतुर्भुज एक निकाय कहलाएगा। तो इस तरह से किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना में किया जाता है। जैसे ए बी एक निकाय है, ए पर आवेश प्लस Q1 है, बी पर प्लस Q2 है, इनके बीच की दूरी r है। तो इसको आवेशों को इतनी दूरी लाने में जो कार्य किया जाएगा, r दूरी पर रखने में जो कार्य किया जाएगा, वही इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो ये जैसे मान लो ये एक निकाय है, इसके सिरे पर एक प्लस Q1 है, यहाँ पर प्लस Q2 है। तो कहीं से हम आवेश लाए, प्लस Q1 को यहाँ पर रख दिया, कहीं से आवेश लाए प्लस Q2 को यहाँ रख दिया और उनके बीच की दूरी फिक्स रख दी। तो ऐसा करने में जो कार्य किया जाता है वह इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब इसको समझने के लिए हम एक सिंपल तरीका है कि इसको समझने के लिए एक सिंपल तरीका है कि माना कि ए पर एक बिंदु आवेश प्लस Q1 पहले से रखा है, तो प्लस Q2 आवेश ये नहीं है, ये कहीं बहुत दूर है। अनंत का मतलब है बहुत दूर है, कहीं रखा है, कहीं से है। जैसे सपोज करो आप हल्द्वानी में हो तो ये यहाँ नहीं मिला आपको, बाहर मार्केट से मिला, मान लो दिल्ली वगैरह से मिला, तो प्लस Q2 आवेश को दिल्ली से आप ला करके r दूरी पर रख दोगे। तो इन सब करने में जो कार्य करना पड़ेगा वो इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी, क्योंकि तब ये प्लस Q1 और प्लस Q2 से ऐसा निकाय बन जाएगा जिसके बीच की दूरी r है। ऐसा इसको समझते हैं। तो इसके लिए सूत्र की उत्पत्ति करने के लिए एक सिंपल तरीका है कि माना कि प्लस Q2 जो बिंदु आवेश है वो अनंत पर है, तो प्लस Q1 यहीं पर रखा है, तो प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, यहाँ पर वह सूत्र लगेगा जो आपको कल पढ़ाया था, कल या इसके पहले। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव होता है 1/4πε0 इंटू Q/r। यहाँ Q की जगह Q1 है तो Q1/r हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब ये हुआ इसके कारण इस पर विभव। अब प्लस Q2 को अनंत से B बिंदु तक लाए, अनंत से कहीं से बिंदु B तक लाए, तो किया गया कार्य W बराबर V1 इंटू Q। आप ये जानते हो विभव V बराबर W/Q होता है, तो W बराबर V इंटू Q, तो V1 इंटू Q वह आवेश जिसको लाया, तो यहाँ Q2 हो जाएगा, तो हो जाएगा V1 इंटू Q2। इससे हम W का फार्मूला समझेंगे, तो W बराबर हो जाएगा V इंटू Q। तो यहाँ V है V1 और Q2 को लाते हैं तो Q की जगह Q2 लिखेंगे, तो W बराबर हो जाएगा V1 इंटू Q2। W बराबर क्या हो जाएगा V1 इंटू Q2। ये V1 का मान हम यहाँ से इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r। यही आपको समझाया कि परस्पर पास में लाने में जो कार्य किया जाता है, यही कार्य निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो यही
जो किया गया कार्य है निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अतः वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R ये होगा। अब इस सूत्र को याद करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि सबसे पहले कार्य बराबर होता है W बराबर होता है, याद करने का तरीका F इंटू R, बल गुणा विस्थापन। F का मान होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू R, एक R से एक R कट जाएगा, तो ये सूत्र हमें ये मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कूलॉम के नियम में हम R का गुणा करेंगे तो कार्य आएगा, वही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, तो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R, क्योंकि एक R से एक R कट गया तो बटे R हो जाएगा। अब ये उदाहरण मैं समझाता हूँ। एक उदाहरण एक आध साल आया है पिछले 10-15-20 साल में। तो एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की बीच की दूरियां अलग अलग हैं। इस एक ए सिरे पर +Q1 आवेश है, बी सिरे पर -Q2 आवेश है, सी सिरे पर +Q3 आवेश है। ए और बी के बीच की दूरी R12 है, बी और सी के बीच की दूरी R23 है, सी और ए या ए और सी के बीच की दूरी R31 है। तो ये निकाय है, तो ये निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी इसकी धन इसके कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, धन इसके धन इसके कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, धन इसके धन इसके कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसके और इसके कारण 1/4πε0 Q1 इंटू ऊर्जा अदिश राशि होती है, तो Q2 का मान चिन्ह से है, जैसा आवेश का चिन्ह है वैसे ही रख देंगे, तो -Q2 बटे R प्लस इसकी इस दो आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/4πε0 -Q2 इंटू Q3 बटे R23 प्लस इसके किसके कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/4πε0 Q3 इंटू Q1 बटे R31। इन सब में 1/4πε0 कॉमन है, तो 1/4πε0 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा Q1 इंटू -Q2, Q2 इंटू Q3, Q3 इंटू Q1 बटे से Q1 इंटू -Q2 बटे R12, -Q2 इंटू Q3 बटे R23 प्लस Q3 इंटू Q1 बटे R31। ये इस तरह से आप एक न्यूमेरिकल लगाएंगे घर में। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाता हूँ, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है। अभी आपने इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। निकाय और वैद्युत द्विध्रुव में अंतर होता है। निकाय में अलग अलग आवेश होते हैं और वैद्युत द्विध्रुव में आवेश बराबर और विपरीत प्रकृति के परस्पर अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसमें अंतर होता है निकाय और वैद्युत द्विध्रुव में। तो अब वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उसे, यानी वैद्युत द्विध्रुव को, जो उसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने में किया जाता है। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया जाता है, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है और अनंत से हम ऐसे यहाँ तक लाते हैं, तो अनंत से हम ऐसे यहाँ तक लाते हैं, तो इसमें जो कुल किया गया कार्य है ये कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसको हम दो बराबर भाग में बांटते हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, दोबारा समझो कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया जाता है। जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर लाने में जो कार्य किया जाता है, इसको हम दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। एक वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य, धन लंबवत से थीटा डिग्री घुमाने में किया गया। भाई वैद्युत द्विध्रुव को
अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर थीटा डिग्री पर लाने में किए गए कार्य को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य, दूसरा अनंत से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य, धन वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के 90 से थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। लंबवत लाने में किया गया कार्य, धन 90 से थीटा डिग्री घुमाने में किया गया। जैसे ये 90 डिग्री है, तो ये हुआ किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा u थीटा डिग्री पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा u थीटा बराबर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य, धन धन 90 डिग्री से धन वैद्युत क्षेत्र के लंबवत से थीटा डिग्री घुमाने में किया गया, धन वैद्युत क्षेत्र के लंबवत से थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। ये कहलाता है समीकरण नंबर 1। अब पहले हम देखें लंबवत लाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य। धन आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, ऋण आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो अब दोनों लंबवत हैं, तो धनावेश पर, अब धनावेश जैसे इस पर वैद्युत बल इधर की तरफ लगेगा, तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लाने में कार्य किया जाएगा। तो किया गया कार्य लाने में कार्य किया जाएगा। अब इसमें कार्य प्राप्त होगा अपने आप। आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लाते हैं, तो इस पर इसी दिशा में बल लग रहा है, तो इसमें कार्य प्राप्त हो जाएगा। दोबारा समझो, प्लस क्यू पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, अतः इसे वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लाने में कार्य किया जाएगा। और इस पर बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत ही लगता है, तो इसमें उसी दिशा में कार्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए प्लस क्यू को वैद्युत क्षेत्र के इसीलिए प्लस क्यू नहीं, अतः वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य बराबर प्लस क्यू द्वारा किया गया कार्य। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव इसमें प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश परस्पर अल्प दूरी पर होते हैं, प्लस क्यू द्वारा कार्य किया गया कार्य, धन माइनस क्यू द्वारा प्राप्त कार्य। अब दोनों लंबवत लाने में है, तो दोनों की दूरी बराबर है, तो दोनों कार्य बराबर और विपरीत हैं, इसीलिए कुल किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। दोनों कार्य बराबर व विपरीत हैं, इसलिए लंबवत लाने में कुल किया गया कार्य शून्य होगा। समीकरण नंबर 2। अब दूसरा वैद्युत क्षेत्र, धन वैद्युत क्षेत्र के लंबवत से थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, ये हमें ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत से थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव को हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से θ1 से थीटा डिग्री वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में θ1 से θ2 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य होता है सूत्र W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो यहाँ तो लंबवत लाने में वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत से थीटा डिग्री लाने में किया गया कार्य। तो इसका मतलब है θ1 बराबर 90 और θ2 बराबर थीटा लाने में किया गया कार्य। W बराबर PE cos 90 माइनस cos θ। cos 90 का मान 0 होता है, 0 माइनस cos θ बराबर माइनस PE cos θ। समीकरण नंबर 3। यह है लंबवत से थीटा डिग्री लाने में किया गया कार्य। इन दोनों 2 और 3 के मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो थीटा डिग्री पर वैद्युत स्थिति जुड़ जाएगी। तो 0 धन माइनस PE cos θ बराबर माइनस PE cos θ। तो ये हुआ वैद्युत द्विध्रुव की थीटा डिग्री पर वैद्युत स्थिति जुड़ जाए। अब इसकी स्थितियां अभी दोबारा समझाता हूँ, नेक्स्ट बोर्ड में समझाता हूँ। इसकी बेटे 3 स्थितियां होती है वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति।
पहली स्थिति वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने में, वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री है। तो यू 0 बराबर माइनस पी ई कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, 1 का माइनस पी ई में गुणा करेंगे माइनस पी आ जाएगा। दूसरा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लाने में, तो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लाने के लिए थीटा बराबर 90 रखते हैं समीकरण में, जो पीछे वाला समीकरण था। कौन सा समीकरण था? ये जो अभी आपने लिया, थीटा बराबर माइनस पी कॉस थीटा, जो आपने पिछले बोर्ड में समझा था। इसमें हम थीटा बराबर 90 रख देंगे तो हो जाएगा यू 90 बराबर माइनस पी ई कॉस 90। कॉस 90 का मान 0 होता है, 0 को माइनस पी में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। दूसरा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लाने में किया गया था, तो थीटा बराबर 180 रख देंगे तो कॉस 180 आएगा। कॉस 180 का मान ऋण 1 होता है, ऋण का ऋण में गुणा करेंगे धन हो जाएगा, धन पी ई कहलाएगा। अब इसमें हम देखते हैं इस स्थिति में, इस स्थिति में, इस स्थिति में, तो यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक है और ये ऋणात्मक सबसे अधिक का मतलब ये सबसे कम है। तो आपको मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था कि जब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है तो वो स्थायी साम्य कहलाती है, और जब अधिकतम होती है तो अस्थायी साम्य कहलाती है। इसीलिए U0 बराबर माइनस पी ई ये स्थायी साम्य की स्थिति है, और U180 बराबर माइनस पी ई कॉस 180 बराबर कॉस पी ई ये अस्थायी साम्य की स्थिति है। अब नेक्स्ट मैं अभी समझाता हूँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। नेक्स्ट टॉपिक है बेटे, ये परीक्षा में आता है, कई बार आया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, ये E एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें परीक्षण आवेश प्लस Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य याद करना है। ये पहले हम निकालना है कार्य। तो कार्य निकालने के लिए सबसे पहले धन आवेश पर जो वैद्युत बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। अब इसे विद्युत क्षेत्र के विपरीत लाते हैं तो वाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो वाह्य बल F वाह्य बराबर माइनस क्यू ई प्लस Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य WBA बराबर FY डॉट डेल्टा R, या एक तरीका और होता है कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, ऐसे भी निकाल लेते हैं। तो बल है माइनस Q0 ई, और वाह्य बल की दिशा में, माने वाह्य बल का मतलब है वाह्य बल का मतलब है वाह्य बल, इस बल का मतलब है वाह्य बल से तात्पर्य। तो वाह्य बल माइनस Q0 ई इंटू डेल्टा, एक तरीका ये भी है। और यदि हम वेक्टर मेथड से समझें, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर का चिन्ह है, तो FY डॉट डेल्टा R। अब वाह्य बल भी इस तरफ लगाया है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगा है, और विस्थापन भी उसी दिशा में है। तो वाह्य बल और विद्युत विस्थापन एक ही दिशा में है। तो FY वेक्टर हम जानते हैं, अदिश गुणन का सूत्र होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा। तो ये हो जाएगा FY डॉट डेल्टा R बराबर FY डेल्टा R cos थीटा। यहाँ पर वाह्य बल भी इसी दिशा में है और विस्थापन भी इसी दिशा में है, तो दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा FY डेल्टा R। तो इसको आप दो में से कोई भी तरीके से समझ सकते हो। कार्य बराबर वाह्य बल गुणा वाह्य बल की दिशा में विस्थापन। तो वाह्य बल है माइनस Q0 ई, ये Q ई नहीं, सब Q0 ई है, क्योंकि आवेश का मान Q0 ई है। तो वाह्य बल हो जाएगा माइनस Q0 ई, और विस्थापन डेल्टा R है, इसमें या इसमें, यहाँ से भी लगा सकते हैं सीधे। तो इन दोनों तरीके दोनों आपके समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह से हमने ये निकाला परीक्षण आवेश प्लस Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य माइनस Q0 ई डेल्टा R। Q0 का पक्षांतर कर दिया तो हो जाएगा WBA बटे Q0। अभी इस
टॉपिक का नाम था वैद्युत विभवांतर। स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। तो वैद्युत विभवांतर कहलाता है एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात। ये आपको परिभाषा में पढ़ा चुका हूं, दोबारा समझो। दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर उन बिंदुओं के बीच किए गए कार्य और जिस आवेश को लाते हैं उस आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो आवेश हम प्लस Q0 को लाते हैं, तो कार्य और प्लस Q0 का अनुपात इन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो ये विभवांतर हुआ VA माइनस VB। अब हमने माना कि VA माइनस VB का मान जो है ये डेल्टा V है। जो विभवांतर है ए और बी के विभव का अंतर माने विभवांतर, ये डेल्टा V है। तो डेल्टा V बराबर हुआ माइनस E इंटू डेल्टा आर। तो E बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा आर। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के सापेक्ष विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। तो इस आधार पर मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। और आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा मात्रक भी समझाया इस सूत्र से, E बराबर F/Q0। तो ये होता है न्यूटन बटे कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक होते हैं, एक E बराबर F/Q0 से न्यूटन बटे कूलाम और एक E बराबर माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा आर से V माने विभवांतर, डेल्टा आर माने दूरी। तो इससे हो जाएगा वोल्ट बटे मीटर। तो इस तरह से ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध है। अब नेक्स्ट में फिर बताऊंगा इसको।